हेलो एंड वेलकम मेरे सभी बेहद प्यारे सफल के बच्चों को। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होगे और पढ़ाई भी पूरी मन लगाकर जोरों शोरों से कर रहे होगे। तो आज मैं आपको वन शॉट प्रोवाइड कर रही हूँ चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का। उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर एकदम सिंपल है, क्रिस्प है, छोटू सा है, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही करना है। तो बस उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा और आपके सारी जुड़ी हुई इससे क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। तो चलो देर किस बात की है, शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। तो अपन आज क्या करेंगे? टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द फुल चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आता है भाई, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। आप बायोडाइवर्सिटी से क्या समझते हो? तो भाई क्या समझते हो तुम बायोडाइवर्सिटी से? बायो मीन्स बेटा लिविंग, जिंदा। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट फॉर्म्स, है ना? तो ओवरऑल तुम बायोडाइवर्सिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हो? इट इज एक्चुअली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस। ठीक, इस टर्म को कॉइन किया था साइंटिस्ट एडवर्ड विल्सन ने, जो कि एक फेमस सोशो बायोलॉजिस्ट हैं। तो अगला पॉइंट क्या लिखोगे? टर्म वॉज गिवन बाय साइंटिस्ट एडवर्ड विल्सन, राइट? ठीक, बायोडाइवर्सिटी को बेटा हम 3 लेवल पे स्टडी कर सकते हैं। द 3 लेवल्स एट विच बायोडाइवर्सिटी कैन बी स्टडीड, वो 3 डिफरेंट लेवल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी एट जीन लेवल। जीन मतलब अब आपको पता है विद इन वन स्पीशीज। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आम का ले लूं, आम एक प्रजाति है मैंजीफेरा इंडिका, पर उस आम प्रजाति के अंदर भी भिन्न भिन्न वैरायटियां आती है ना। अल्फोंसो मैंगो है तुम्हारा, ये दशहरी आम है, ये आम है, कितनी वैरायटी आती है मार्केट में। फिर चाहे वो दशहरी हो, चाहे वो अल्फोंसो हो, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे वो तोता हो, ये सारी की सारी अलग अलग वैरायटी है तो सारी एक ही स्पीशीज के अंडर ना, मैंजीफेरा इंडिका। तो जब एक ही स्पीशीज में ये अलग अलग वैरायटी आई कैसे? अल्फोंसो और दशहरी आम में क्या डिफरेंस है? हो सकता है टेस्ट का डिफरेंस हो सकता है टेक्सचर का डिफरेंस हो सकता है ग्रोथ का डिफरेंस हो। तो ये डिफरेंस आया कैसे? स्पीशीज मतलब एक ही स्पीशीज के, मतलब एक ही जीन्स होंगे, पर जीन का डिफरेंट अलीलिक अरेंजमेंट तो हो सकता है ना। जैसे हम सब होमोसेपियंस हैं, पर हम सब एक दूसरे से अलग है ना। क्यों? जीन्स तो हम सबके पास सेम है, पर फिर भी हमारे अंदर डाइवर्सिटी है। क्यों? क्योंकि जीन तो सेम है, पर उन जीन्स का अलीलिक कॉम्बिनेशन हमारे पास अलग अलग है, जिसकी वजह से हमने डिफरेंस डाइवर्सिटी क्रिएट की है। तो ये जो डाइवर्सिटी विद इन स्पीशीज लाई कर रही है, इसे कहते हैं जीन लेवल डाइवर्सिटी, जो कि एक जीन के डिफरेंट अलीलिक अरेंजमेंट की वजह से आती है। अब मान लो कोई एक्स जीन है मैंजीफेरा इंडिका में, अगर सपोज वो एक्स जीन डोमिनेंट स्टेट में है तो वो ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है, मान लो वो टेस्ट के लिए है तो वो ज्यादा गुड टेस्ट डेवलप करेगा। तो मान लो ऐसे आम को हम अल्फोंसो कह रहे हैं। अब अगर उसी जीन का अरेंजमेंट किसी दूसरी प्रजाति में रेसेसिव फॉर्म में है तो वो टेस्ट अच्छा नहीं डेवलप कर पा रहा, तो मान लो उसको हमने दशहरी का नाम दे दिया। तो मतलब कहीं ना कहीं विद इन वन स्पीशीज डिफरेंट वेराइटी क्रिएट हो रही है। कैसे? सेम जीन होने के बावजूद उनका अलीलिक अरेंजमेंट डिफरेंट है, जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी क्वांटिटी सब पे फर्क पड़ता है। तो इस डाइवर्सिटी को
जो कि विद इन स्पीशीज देखने को मिलती है ड्यू टू डिफरेंट अलीलिक कॉम्बिनेशन ऑफ अ जीन, इस डाइवर्सिटी को हम बेसिक डाइवर्सिटी या फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। करेक्ट। तो क्या है जेनेटिक डाइवर्सिटी? बेटा डाइवर्सिटी एट जीन लेवल which arises due to, क्यों आता है ये? which arises due to different allelic arrangement, which arises due to different allelic arrangement of a gene. लाइक फॉर एग्जाम्पल इंडिया में नियरली 1000 वेराइटीज है ऑफ मैंगो। इसके अलावा चावल, बासमती चावल आता है, बासमती में भी हजारों वेराइटी आती हैं। कम से कम भारत देश में ही नियरली 50,000 वेराइटीज तो राइस की है। राइस एक ही स्पीशीज है, राइसेस और राइसेस सटाइवा, राइट। पर उस राइस में भी क्वालिटी क्वांटिटी सबके भरोसे, सबके बेसिस पर अलग अलग प्रजातियां मौजूद हैं। तो विद इन राइस, विद इन वन स्पीशीज देयर इज डाइवर्सिटी। करेक्ट। लाइक फॉर एग्जाम्पल इंडिया हैज अप्रोक्सीमेटली 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगो, या दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 50,000 वेराइटीज ऑफ राइस। ठीक। इसके अलावा आपके एनसीईआरटी में एक और एग्जाम्पल दिया है राउवोल्फिया वोमिटोरिया का, जो कि एक प्रकार का प्लांट है, हिमालयन रीजन में पाया जाता है, और इस प्लांट से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल रिलीज होता है विच इज रेस्पिराइन, राइट। ये जो रेस्पिरिन केमिकल है इसको हम मेडिसिनल इंपॉर्टेंस की तरह कंसिडर करते हैं। तो अब राउवोल्फिया वोमिटोरिया एक स्पीशीज है, राइट। अब इस स्पीशीज में अलग अलग प्रजाति है, और कोई एक ऐसी प्रजाति है जो रेस्पिरिन की ज्यादा क्वांटिटी रिलीज करती है, कोई एक ऐसी प्रजाति है जो रेस्पिरिन की कम क्वांटिटी या कम गुड क्वालिटी का रेस्पिरिन बनाती है। तो रेस्पिरिन एक बहुत ही पोटेंट केमिकल, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस की अच्छा केमिकल है, जो कि हमें राउवोल्फिया वोमिटोरिया प्लांट से मिलता है। ये प्लांट ज्यादातर हिमालय में, आप हिमालयन रेंजेस में आपको देखने को मिलेगा, और डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रेस्पिरिन प्रोड्यूस्ड, हम राउवोल्फिया वोमिटोरिया की अलग अलग वेराइटियां बनाते हैं। तो विद इन वन स्पीशीज आप डाइवर्सिटी देख सकते हो, किसके बेसिस पे? प्रोडक्शन ऑफ वन केमिकल के बेसिस पे। और ये किस पे निर्भर करता है? हर वेराइटी, हर स्पीशीज के अंदर मौजूद जीन के अलीलिक अरेंजमेंट पे। ठीक, गॉट माय पॉइंट? वेरी गुड। इसके अलावा बेटा अगर हम एक लेवल ऊपर जाएं तो सेकंड लेवल ऑफ डाइवर्सिटी इज स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो बहुत सिंपल है, समझ गए होगे नाम से ही भाई। स्पीशीज डाइवर्सिटी मतलब विद इन वन जीनस या विद इन वन फैमिली अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग प्रजातियां। जैसे एम्फीबियंस की अगर हम माने तो एम्फीबियंस वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट्स एंड जो पानी और लैंड दोनों में रहने को तैयार हैं। जैसे आपके क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स एक्सेट्रा, ये सब एम्फीबियंस हैं, राइट। पर क्रोकोडाइल एक प्रजाति है, एलिगेटर दूसरी प्रजाति है, फ्रॉग तीसरी प्रजाति है, टोड चौथी प्रजाति है। तो विद इन एम्फीबियंस यू कैन सी सो मेनी डिफरेंट स्पीशीज। तो ये हो गया विद इन फैमिली लेवल या विद इन फाइलम या क्लास लेवल स्पीशीज डाइवर्सिटी। करेक्ट। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी मतलब क्या हो गया? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्पीशीज, राइट। अब थर्ड एंड द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ डाइवर्सिटी बेटा हम इकोलॉजी लेवल पे देखेंगे, जिसे हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहेंगे। जैसे मान लो अगर हम इंडिया की बात करें तो देखो ये हमारे भारत का मैप है, कुछ इस तरीके से होता है ना। आई एम नॉट दैट गुड इन ड्रॉइंग सो डोंट जज मी।
बस आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे रही हूं। ठीक, मान लो ये हमारे, कुछ ज्यादा ही खराब लग रहा है, रुक जाओ भाई, ऐसे तो एक सेकेंड, थोड़ा सा बेटर बनाते हैं हम इंडिया का मैप, कोशिश करते हैं। ये हो गया हमारा कश्मीर का पोर्शन, दिस इज आर चलो लेट्स ट्राई टू कंसिडर दिस एज इंडिया, राइट, कुछ कुछ मान लो, राइट। अब आपको पता है कि यहां पर अगर हम बिल्कुल अपने नॉर्थ इंडिया में चले जाएं, दिस पोर्शन, तो ये जो हमारा पूरा पोर्शन है ये कवर्ड है माउंटेन से, पहाड़ों से, जहां पे आपको बिल्कुल ऊपरी हिस्से में हो सकता है आपको बहुत ज्यादा ठंड मिले, फिर थोड़ा सा नीचे होगा तो आपको कोनीफर जंगल मिलेंगे, जो कोनीफरस फॉरेस्ट होंगे, जहां पे आपको क्या कहते हैं, पाइन, क्रिसमस ट्री या ट्राइंगुलर शेप्ड के प्लांट्स ज्यादा देखने को, कोनीफर्स ज्यादा देखने को मिलेंगे, कोनीफरस जंगल मिलेगा, राइट। फिर जब आप पूरा ईस्ट की तरफ जाओगे वहां आपको डेल्टा रीजन मिलेगा, क्योंकि इस तरफ नियर योर वेस्ट बंगाल यू हैव दिस डेल्टा रीजन, यहां पे हमें ज्यादातर कोनीफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं। अगर हम अपने वेस्ट पार्ट पे आते हैं तो डेजर्ट है, कौन सा बायोम यहां पे पाया जाएगा, डेजर्ट, विच यू कॉल एज थार डेजर्ट, राइट। उसके बाद अगर आप साउथ की तरफ आओगे देन दिस होल रीजन इज द कोस्टल रीजन, ये रीजन जो कि समुंदर के पास है, यहां पे कहीं आपको एस्टुरीज वगैरह भी मिलेंगी। तो आप देख सकते हो कि एक ही देश के अंदर कितने भिन्न भिन्न प्रकार के बायोम है। सेंट्रल में आपको ट्रॉपिकल जंगल भी देखने को मिलेंगे, जहां पे बड़े बड़े पत्तों वाले बहुत बड़े बड़े पेड़, विशाल पेड़ देखने को मिलेंगे। कोनीफर्स के जंगल में आपको ट्रायंगल शेप के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल जंगलों में आपको बिग ट्रीज विद वाइड लीव्स देखने को मिलती हैं, राइट, जिनकी कैनपी बहुत गहरी होती है। तो आप देख सकते हो कि विद इन वन कंट्री कितनी डिफरेंस है बायोम में, कितनी अलग अलग प्रकार के कंडीशंस पाई जा रही हैं। कहीं टॉप में बिल्कुल हो सकता है परमाफ्रॉस्ट हो, यहाँ पे परमानेंट आइस हो, माउंटेन्स कवर्ड विथ स्नो हो, फिर उसके बाद कोनीफेरस है, ट्रॉपिकल है, डेजर्ट है, डेल्टा है, एस्टुरीज है, कोस्टल रीजन है। तो आप कह नहीं सकते कि विद इन वन कंट्री विद रिस्पेक्ट टू इकोलॉजी, विद रिस्पेक्ट टू बायोम कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो इसे बोलते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी नॉट विद रिस्पेक्ट टू स्पीशीज बट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट बायोम्स, और हर बायोम की अपनी स्पीशीज डाइवर्सिटी है। अब आइस जहां पे परमानेंट है वहां पे बड़े बड़े जानवर तो नहीं पाए जा सकते, वहां पे छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स जैसे लाइकेंस या मॉसेस ही पाए जाएंगे। फिर अगर कोनीफर्स में आओगे तो कोनीफर्स में भी कंपैरेटिवली टेम्परेचर कम होता है, प्रेसिपिटेशन ज्यादातर रेनफॉल के फॉर्म में होती है, तो उसके हिसाब से यहाँ की डाइवर्सिटी होगी। ट्रॉपिकल में डाइवर्सिटी अपने हिसाब से होगी। डेजर्ट में आपको सिर्फ कैमल या फिर कैक्टस जैसे ही पेड़ पौधे मिलेंगे, आपको बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, तो इस बायोम की अपनी डाइवर्सिटी होगी। तो कह सकते हो कि इंडिया एज अ कंट्री इज इकोलॉजिकली डाइवर्स। वाई? क्योंकि विद इन वन कंट्री हमें बहुत सारी डाइवर्सिटी, हमें बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं। कौन से फॉर्म्स हैं ये? बायोम। और जैसे बायोम बदलेगा और तो उसके अंदर के रहने वाले प्राणी तो प्रजातियां तो बदलेंगी ही बदलेंगी, राइट। तो क्या लिखोगे? इंडिया इज एन इकोलॉजिकली डाइवर्स कंट्री with large number of species diversity। भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी, ऑर्गेनिज्म, पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। हर आप नॉर्थ से शुरू करोगे साउथ की तरफ आओगे, जैसे आप नॉर्थ से साउथ की तरफ आओगे आप खुद में एनालाइज करोगे कि कैसे कैसे डाइवर्सिटी में डिफरेंस आ रहा है, राइट।
country with large species diversity. Correct? Yes or no? I hope everyone has understood कि what is biodiversity and 3 levels of biodiversity. सबसे बेसिक लेवल पे जीन लेवल, स्पीशीज लेवल और सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे इकोलॉजिकल लेवल. ठीक, अब ये तो हमने देख लिया कि भाई डाइवर्सिटी है क्या और उसके कितने कितने फॉर्म्स है. अब क्वेश्चन मन में आता है कि भाई क्या किसी साइंटिस्ट ने ये कोशिश की है जानने की कि अर्थ पे ओवरऑल कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी स्पीशीज के अंदर वैरायटी है. तो जी हाँ, बहुत सारे टेक्सोनॉमिस्ट साइंटिस्ट इस काम में लगे हुए हैं टू डिस्कवर द स्पीशीज अराउंड अस. और अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट मे. इनफैक्ट रॉबर्ट मे से पहले भी IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी 2004 की रिपोर्ट में बोला था कि अर्थ में नियरली बायोडाइवर्सिटी 1.7 17 से 18 लाख है. ये सिर्फ डिस्कवर्ड नंबर है जिसके बारे में हमें पता है, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ 17 से 18 लाख ही प्रजातियां रही होंगी. नहीं, उस टाइम भी इससे कई ज्यादा स्पीशीज और थी, पर क्योंकि हमें उनके बारे में पता नहीं था तो वो हमने अपने डेटा में इंक्लूड नहीं की है. ठीक, पर फिर 2004 के बाद और समय आगे गया, धीरे धीरे एक साइंटिस्ट आए रॉबर्ट मे. रॉबर्ट मे ने क्लियर किया बेटा कि अप्रोक्सीमेटली अर्थ पे 7 मिलियन, वो 17 से 18 लाख, 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन बताया था. किसने? IUCN ने 2004 में. फिर धीरे धीरे रॉबर्ट मे और बाकी साइंटिस्टों ने और डिस्कवरी की समय के साथ. तो रॉबर्ट मे नाम के साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया कि अच्छा ठीक है, तकरीबन 7 मिलियन स्पीशीज डाइवर्सिटी तो है ही है, मतलब और स्पीशीज डिस्कवर हो गई. तो वो 1.7 टू 1.8 से वो डेटा कहाँ आ गया? 7 मिलियन पे आ गया. पर अभी भी क्या बस ये बिल्कुल सही डेटा है, इतनी ही प्रजातियां हैं? तो अभी भी मैं कह सकती हूँ कि नहीं, इससे अभी भी कई ज्यादा ऐसी प्रजातियां हैं जिनकी खोज करना बचा हुआ है. इससे कई ज्यादा भी और ऐसी प्रजातियां हैं जो अभी भी अनडिस्कवर्ड हैं. करेक्ट? पर हम फिलहाल रॉबर्ट मे के डेटा को मान के ही आगे बढ़ेंगे. तो क्या लिखोगे? चलो, स्पीशीज डाइवर्सिटी इन वर्ल्ड एट वर्ल्ड लेवल देखेंगे, फिर हम स्पीशीज डाइवर्सिटी इंडिया लेवल पे देखेंगे. राइट? तो अगर हम वर्ल्ड लेवल की माने तो सबसे पहले तो डेटा IUCN का लिख दो और फिर रॉबर्ट मे का लिख दो. तो अकॉर्डिंग टू IUCN 2004 रिपोर्ट, approximately 1.7 to 1.8 million species have been recorded. ठीक है? यस. इसके अलावा बेटा दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? इसके अलावा रॉबर्ट मे नाम के साइंटिस्ट ने इस डेटा को आगे बढ़ा के बोला कि अब नियरली अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन स्पीशीज हम रिकॉर्ड कर चुके हैं. बट दैट डजंट मीन्स कि भाई इतनी ही हमने स्पीशीज रिकॉर्ड करी हैं, इससे कई ज्यादा और स्पीशीज भी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, हमारे पास हैं. इससे कई ज्यादा स्पीशीज अभी भी अनडिस्कवर्ड हैं, जो समय आने के बाद अनफोल्ड होंगी तो ये नंबर फिर आगे बढ़ जाएगा. राइट? ये तो वर्ल्ड लेवल की बात हो गई. इसी में अगर मुझे इंडिया लेवल पे बात करनी है तो एट इंडिया लेवल बेटा अगर देखा जाए परसेंटेज ऑफ एरिया कवर्ड एंड परसेंटेज ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी, तो हमें ये पता चलता है कि इंडिया अगर एरिया कवर्ड की माने, एरिया वाइज हम पूरे अर्थ का सिर्फ 2.1% एरिया ही कवर करते हैं. कितना एरिया कवर करते हैं हम अर्थ का? सिर्फ 2.1%, जिसके हिसाब से
जो हमारे पास इट्स 2.4, जितनी हमारी डाइवर्सिटी है दैट इज नियरली 8.1%। तो एरिया हम 2.5% कवर कर रहे हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी 8% है, तो एरिया के मुकाबले डाइवर्सिटी तो हमारे पास 4 गुनी हो गई ना, 4 गुनी होगी। मतलब इंडिया को क्या कह सकते हैं कि इट इज वन ऑफ द स्पीशीज रिच कंट्री, स्पीशीज डाइवर्स कंट्री। जी हाँ, तो इंडिया वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्स कंट्री में शामिल होती है। क्यों? क्योंकि जितना हम एरिया कवर करते हैं उसके कंपैरिजन में हमारे पास डाइवर्सिटी 4 गुना ज्यादा है, तो इसीलिए इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्स कंट्री। तो इस डेटा के हिसाब से इंडिया इज वन ऑफ द मेगा डाइवर्स कंट्री। ठीक है, आई बात समझ में? वर्ल्ड लेवल पे ये कंसिडरेशन है, इंडिया लेवल पे ये कंसिडरेशन है। तो अगर हम रॉबर्ट मे का डेटा और इस 8.1% डेटा को हम मर्ज करते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि इंडिया में अप्रोक्सीमेटली अभी तक 45,000 प्लांट स्पीशीज एंड 90,000 एनिमल स्पीशीज रिपोर्ट किए गए हैं। So in India, approximately we have 45,000 plant species और इससे ठीक डबल 90,000 एनिमल स्पीशीज रिपोर्ट की गई है। ये तो बेटा डिस्कवर्ड डेटा है, पर अब अगर हम अनडिस्कवर्ड डेटा की माने तो अगर इतना हम रिपोर्ट कर चुके हैं तो इससे कई दुगना अभी भी हमें रिपोर्ट करना बचा है। तो अगर हम अनडिस्कवर्ड डेटा देखते हैं तो कह सकते हो कि तकरीबन 1 लाख तो भी प्लांट की स्पीशीज खोजना बचा है इंडिया लेवल पे। वर्ल्ड लेवल पे तो पता नहीं क्या डेटा होगा, इंडिया लेवल पे ही अभी में तकरीबन 1 लाख प्लांट की वैरायटियों को खोजना बचा है और इससे ठीक दुगनी 3 लाख हमें एनिमल की वैरायटियों को भी खोजना बचा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पूरा डेटा याद रखना पड़ेगा और इससे कहीं से भी कुछ भी सवाल पूछे जा सकते हैं। राइट, ओके। अब जो भी रॉबर्ट मे ने 7 मिलियन स्पीशीज रिपोर्ट की है उसमें से ऐसा बोला जाता है कि 70% मतलब जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है वो एनिमल्स की है। 70% ऑफ डिस्कवर्ड स्पीशीज आर एनिमल्स और रिमेनिंग 30% में तकरीबन 22% प्लांट्स हैं और जो बचा हुआ है उसमें माइक्रोब्स वगैरह को, इनवर्टिब्रेट्स वगैरह को डाल सकते हैं। राइट, तो देखो भाई आपके एनसीईआरटी क्या कहती है। Let us look at some interesting aspects about Earth's biodiversity based on the available data. तकरीबन ज्यादा मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीशीज जो भी रॉबर्ट मे ने 7 मिलियन में इंक्लूड की उसमें से 70% से भी ज्यादा एनिमल्स हैं, जबकि प्लांट्स जिसमें हम सबको इंक्लूड कर रहे हैं, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, सबको, पूरे प्लांट किंगडम को मिला के नो मोर देन 22%। प्लीज इस चीज को याद रखना। इसके अलावा बेटा एक चीज और बहुत जरूरी है, ठीक है, एनिमल्स का क्या डेटा है, मोर देन 70%। प्लांट का क्या डेटा है, नियरली या लेस देन 22%। अब मोर देन 70%, एनिमल किंगडम भी बहुत बड़ा है, एनिमल किंगडम में वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स सब आते हैं। राइट, तो उसमें से एक क्या कहते हैं, फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का एक क्लास है इंसेक्टा। कहते हैं कि अगर एनिमल्स ओवरऑल मोर देन 70% है तो भाई उसमें से 70, इसका भी 70% तो सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं। तो अगर दुनिया में 10 जानवर हैं
तो 10 जानवर में से 7 तो सिर्फ इंसेक्ट हैं, करेक्ट। तो एनिमल्स आर मोर देन 70%, आउट ऑफ दिस 70% आर इंसेक्ट्स ओनली। तो लार्जेस्ट फाइलम कौन सा हुआ? आर्थ्रोपोडा। लार्जेस्ट क्लास कौन सी हुई? इंसेक्टा। देयरफॉर लार्जेस्ट फाइलम इज आर्थ्रोपोडा, करेक्ट। यस और नो? तो देखो अमंग एनिमल्स भी अगर देखें तो इंसेक्ट्स आर द मोस्ट रिच टेक्सोनॉमिक ग्रुप, मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ द टोटल। जिसका ये मतलब है कि हर 10 जानवर में से 7 तो हमारे प्लैनेट में इंसेक्ट्स ही है, और बाकी सब जो है वो किस में लाई करते हैं? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, फिशेस एक्सेट्रा, ये सब बाकी 3 की कैटेगरी में आते हैं, राइट। एक और डेटा दिया हुआ है कि भाई प्लांट किंगडम की अगर हम बात करें तो उस केस में द नंबर ऑफ फंगाई स्पीशीज इन द वर्ल्ड, फंगस इतनी ज्यादा है कि भाई अगर हम फिशेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन सबके नंबर को मिला ले और एक तरफ फंजाई को रख दे तो भी फंजाई का डेटा डाइवर्सिटी ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू द टोटल सम। तो प्लीज इस डेटा को भी आपको दिमाग में याद रखना है और इससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। सो प्लीज कीप इन योर माइंड, लर्न देम, रिमेंबर देम, राइट। चलो अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया डेटा का, ये तो हो गया कि भाई व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड प्रेजेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि अच्छा ठीक है भाई वर्ल्ड लेवल पे 7 मिलियन डाइवर्सिटी है जिसमें 70% एनिमल है, 22% प्लांट है, उसमें से भी 70% एनिमल में भी इंसेक्ट हैं, तो इंसेक्टा सबसे बड़ा ग्रुप है। इंडिया लेवल पे भी हमने बात करके देख ली, समझ गए कि भाई इतनी बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, जितनी है उससे ज्यादा भी अनडिस्कवर्ड है। कल को जब हम बड़े होंगे, हम साइंटिस्ट बनेंगे, तो हम बची हुई प्रजातियों को भी खोजेंगे। बात समझ में आ गई। पर मैम अर्थ कितनी बड़ी है, अब इस पूरे अर्थ पे क्या पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, मतलब क्या डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है, किस हिस्से ऑफ अर्थ में ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाएगी और किस हिस्से में कम डाइवर्सिटी पाई जाएगी, किस बेसिस पे हम ये पैटर्न डिसाइड कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें हम अपने अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। और सबसे बड़ा फैक्टर जो कि डिसाइड करता है पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, वो है आपका लैटिट्यूड। लैटिट्यूड is the factor that decides the range of biodiversity distribution। क्या करता है ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि डिसाइड करेगा हमारा रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज। कैसे? ध्यान से देखो भाई, मान लो ये मेरी अर्थ है, ठीक है, दिस इज अर्थ, ये सन है। अब आपको पता है अर्थ अपनी एक्सिस पे सीधी नहीं है बल्कि टिल्टेड है ना, अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, और उस एक्सिस पे वो अपनी धुरी पे वो घूमती रहती है जिसे हम रोटेशन कहते हैं, और साथ ही साथ वो अपने ऑर्बिट पे भी घूमती है जिसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं, है ना। अब होता क्या है बेटा, अर्थ के टिल्टेड होने की वजह से जो सन रेज है वो हर हिस्से में बराबरी से नहीं फॉल करती। कुछ ऐसे हिस्से हैं अर्थ के जो डायरेक्ट सनलाइट को रिसीव करते हैं, कुछ ऐसे हिस्से हैं जो स्लांटिंग सन रेज को रिसीव करते हैं, और कुछ ऐसे हिस्से हैं अर्थ के जहां पे सनलाइट बहुत कम या तो पहुंच ही नहीं पाती। तो जिस हिस्से में डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट मतलब जहां पे वर्टिकल सन रेज फॉल करती हैं, वहां पे हमेशा थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर बहुत हाई होता है और प्रेसिपिटेशन भी रिचली रेनफॉल के फॉर्म में होती है। आप ये चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में पढ़ चुके हो।
इस पोर्शन को हम बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड या फिर इक्वेटर। फिर जैसे हम 0 डिग्री लैटिट्यूड से दूर जाने लगते हैं, मतलब हम हायर लैटिट्यूड की तरफ जाते हैं, तो धीरे धीरे सन रेज वर्टिकल से स्लांटिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक, तो इक्वेटर हो गया। अब इक्वेटर के बाद अगला जो रेंज है लैटिट्यूड का वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ या फिर साउथ। इस हिस्से में सनरेज अच्छे से पहुंच रही है, पर इतनी इंटेंस नहीं है जितनी इक्वेटर पे थी। तो इंटेंसिटी नो मैटर कम हुई है, पर एकदम परफेक्ट इंटेंसिटी है, जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर प्रिवेल करता है और हाई रेनफॉल। इक्वेटर पे क्या प्रॉब्लम है? वेरी हाई रेनफॉल, वेरी हाई टेम्परेचर। पर जैसे हम धीरे धीरे दूर जाने लगते हैं लैटिट्यूड से, जैसे धीरे धीरे हम इक्वेटर से दूर जाने लगते हैं, सन रेज वर्टिकल से धीरे धीरे स्लांटिंग होती हैं। तो इस हिस्से को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। फिर और हम ऊपर गए अर्थ के, सनरेज काफी स्लांटिंग हो चुकी हैं। अब ये हो गया हमारा लैटिट्यूड बढ़ के 66.5 डिग्री नॉर्थ या साउथ। अब इस हिस्से को बोलते हैं हम टेम्परेट। टेम्परेट मतलब सन रेज काफी स्लांटिंग हो चुकी हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर कंपैरेटिवली ट्रॉपिक से कम होगा और बारिश होने के चांसेस भी कम होंगे, क्योंकि यहां पर ज्यादातर प्रेसिपिटेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्नो। ठीक, फिर आप एकदम ही टॉप पे चले गए 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ, जिसे हम पोल बोलते हैं। यहाँ पे कभी कभार तो सनरेज पहुंचती भी नहीं है, या पहुंचेंगी तो उनकी इंटेंसिटी बेहद कम होती है, जिसकी वजह से इन रीजन्स में टेम्परेचर बहुत ही कम नेगेटिव में होता है, माइनस में होता है। एंड दीज आर परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट मतलब इन रीजन्स में हमेशा ही बर्फ जमी होती है। करेक्ट? यस और नो? आए यहां तक सबको बात समझ में? तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, एज लैटिट्यूड इंक्रीजेस, जैसे ही बेटा हम लैटिट्यूड को बढ़ा रहे हैं 0 डिग्री से, जैसे ही हम 90 डिग्री की तरफ जा रहे हैं, सन रेज की इंटेंसिटी पे क्या फर्क आ रहा है? क्या वो बढ़ रही है, क्या वो घट रही है? तो इंटेंसिटी सन रेज की घटती है। सो एज लैटिट्यूड इंक्रीजेस स्लैश इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, क्या लिखोगे? इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट डिक्रीजेस ड्रास्टिकली। इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट घटती है, और इस इंटेंसिटी के घटने की वजह से फिर क्या होगा? पैटर्न ऑफ रेनफॉल या पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑल्सो चेंजेस। एज अ रिजल्ट पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन चेंजेस। अब तुम खुद एक लॉजिक यूज करो, जिस एरिया में हाई टेम्परेचर है, हाई रेनफॉल है, वहां ज्यादा स्पीशीज रहना पसंद करेगी। अब तुम खुद ही बताओ, तुम एक अच्छे फेयरली हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल जैसे एरिया में रहना पसंद करोगे, या फिर वहां रहना पसंद करोगे जहां पे धूप सूरज दादा निकल ही नहीं रहे, कपड़े सूख ही नहीं रहे तुम्हारे, हर समय बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, कि तुम ऐसी जगह रहना पसंद करोगे? तुम पोल्स में रहना पसंद करोगे या ट्रॉपिकल में रहना पसंद करोगे? कहाँ पसंद करोगे? ऑब्वियस सी बात है भाई, हम सबको सूरज दादा चाहिए, हम सबको अपने शरीर की ग्रोथ के लिए विटामिन डी चाहिए, अपने कपड़े सुखाने के लिए सूरज दादा चाहिए, प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए सन रेज चाहिए, हम सबको रेनफॉल अच्छी लगती है, बर्फ तो कभी कभार गिर जाए तो ठीक है। अब पता लगा हर समय आंख खोलो चारों तरफ सिर्फ ग्लेशियर्स हैं, सिर्फ स्नो ही स्नो है, विल यू बी एबल टू सर्वाइव इन दैट कंडीशन? नो। तो कहीं ना कहीं सर्वाइवल के लिए, डाइवर्सिटी के लिए, स्पीशीज की ग्रोथ के लिए टेम्परेचर हाई होना चाहिए। हाई मतलब इतना नहीं कि आप अनबेयर कर पा रहे हो, फेयरली हाई टेम्परेचर होना चाहिए,
और प्रेसिपिटेशन भी ज्यादातर रेनफॉल के फॉर्म में ही होनी चाहिए, क्योंकि रेनफॉल ब्रिंग न्यूट्रिएंट्स, राइट। तो रेनफॉल के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन और फेयरली हाई टेम्परेचर, ये दोनों कंडीशंस क्या फेवर करती हैं? डाइवर्सिटी की ग्रोथ को। अब जैसे जैसे हम लैटिट्यूड बढ़ाते हैं, टेम्परेचर घटेगा, प्रेसिपिटेशन का नेचर रेन से स्नो में कन्वर्ट होगा, और ये दोनों ही चीजें नेगेटिव हैं विद रिस्पेक्ट टू द ग्रोथ ऑफ स्पीशीज, करेक्ट। तो लैटिट्यूड अगर बढ़ाओगे टेम्परेचर घटेगा, क्यों? क्योंकि सनरेज वर्टिकल से स्लांटिंग होती जा रही है, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन का नेचर चेंज होएगा, डाइवर्सिटी भी घटेगी। तो अगर तुम ज्यादा डाइवर्सिटी चाहते हो तो तुम कहां खोजोगे? अगर तुम्हें रिच डाइवर्सिटी चाहिए तो तुम पोल्स पे खोजोगे या ट्रॉपिक्स पे खोजोगे? तो ट्रॉपिक्स पे खोजोगे, करेक्ट। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में लो लैटिट्यूड है, सनरेज स्लाइटली वर्टिकल है, पूरी वर्टिकल नहीं है, लाइक इक्वेटर, जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई है, हाई होने की वजह से रेनफॉल हो रही है, और डाइवर्सिटी की ग्रोथ को ये चीज फेवर करती है। तो क्या लिखोगे? एज लैटिट्यूड इंक्रीजेस, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट डिक्रीजेस, therefore pattern of precipitation changes from rain to snow, which does not favor the growth of species, ठीक है। तो लो लैटिट्यूड, लो ऑल्टीट्यूड होगा तभी डाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। इसीलिए हम कह सकते हैं, हेंस वी कैन प्रिडिक्ट, ये हम कह सकते हैं क्या, कि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी ट्रॉपिक्स में होगी, फिर उससे थोड़ी सी कम टेम्परेट में होगी, और सबसे कम तो भाई पोल्स पे होगी, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल आपको दिया है आपके एनसीईआरटी में बर्ड के लिए। एग्जाम्पल, बर्ड्स की स्पीशीज डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल दिया है, जिसमें कुछ सिटीज या कुछ कंट्रीज को टैग किया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोलंबिया। कोलंबिया इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका विच इज नियर इक्वेटर, वहां पे तकरीबन 1400 स्पीशीज डाइवर्सिटी है बर्ड की। इंडिया विच इज ए ट्रॉपिकल कंट्री, लैटिट्यूड थोड़ा बढ़ा तो डाइवर्सिटी घटी, हमारे यहाँ तकरीबन 1200 बर्ड्स की प्रजातियां हैं। न्यूयॉर्क ट्रॉपिक से टेम्परेट पे चले गए, टेम्परेट में जाने का मतलब है डाइवर्सिटी और कम होगी, तो वहां तकरीबन शायद कुछ 90 स्पीशीज की डाइवर्सिटी रह जाती है बर्ड्स की। और फिर हम और पोल्स की तरफ चले गए, ग्रीनलैंड, वहां तो डाइवर्सिटी बर्ड्स की और कम हो गई। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे डाइवर्सिटी घटती जाएगी, कहाँ 1400, 1200, 70 ऐसे कुछ करके घटती ही जाती है, करेक्ट। यस और नो? तो ये जो एग्जाम्पल है बर्ड वाला भी ये आपको याद रखना होगा, और इस चार्ट के साथ, इस डायग्राम के साथ आई होप आपको पहला पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन लैटिट्यूड क्लियर हो चुका होगा। अगर हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले एस्पेक्ट पे। तो सेकेंड हमारा एस्पेक्ट है बेटा स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ये इसके बारे में बताया था साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट आए थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अब देखो इन्होंने क्या बोला, ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे जो कि एक टेक्सोनॉमिस्ट भी थे, जिनका काम था कि अलग अलग डाइवर्सिटी स्पीशीज को स्टडी करना और उनको फिर रिपोर्ट करना। तो इन्होंने एक रिलेशनशिप, जब ये अपनी डिस्कवरी कर रहे थे, जब ये अलग अलग प्रजातियों को खोज रहे थे, तो इन्होंने एक रिलेशनशिप निकाला एरिया एक्सप्लोर्ड और स्पीशीज डाइवर्सिटी के बीच का। और इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जैसे जैसे ये एरिया एक्सप्लोर्ड बढ़ाते जा रहे थे,
वैसी वैसी नंबर ऑफ स्पीशीज डिस्कवर्ड भी बढ़ती जा रही थी। मान लो छोटा सा एरिया हमने कंसिडर कर लिया कि चलो इस एक्स एरिया को हम खोजेंगे और फिर हम नई स्पीशीज इसमें ढूंढेंगे। ओके, तो अब जब छोटा सा एरिया था तो मान लो वहां पे उनको 100 स्पीशीज मिल गई। फिर जब उसे छोटे से एरिया को 2x कर दिया, डायमीटर x का 2x कर दिया, तो पहले x एरिया में 100 प्रजाति थी, फिर जैसे ही वो डायमीटर बड़ा किया तो अब नंबर ऑफ स्पीशीज हो सकता है बढ़ के 100 से 500 हो गई हो। फिर 4x कर दिया एरिया एक्सप्लोड, तो उसमें देखा कि भाई 500 से 1000 प्रजातियां और नहीं मिल गई। तो उन्होंने एक रिलेशनशिप निकाला बिटवीन स्पीशीज डिस्कवर्ड एंड एरिया एक्सप्लोर्ड, कि जैसे जैसे हम एरिया एक्सप्लोर्ड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ स्पीशीज भी, डिस्कवर्ड स्पीशीज भी बढ़ती जाएंगी। पर ये चीज एक लिमिट तक एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि एक सर्टेन एरिया एक्सप्लोर होने के बाद आप एरिया तो बढ़ाओगे एक्सप्लोरेशन का, पर नंबर ऑफ डाइवर्सिटी नहीं बढ़ेगी, एज द सेम स्पीशीज विल स्टार्ट रिपीटिंग। आपको वही प्रजातियां फिर से रिपीट होते हुए दिखाई देने लगेंगी। करेक्ट, वेरी सिंपल सा लॉजिक है ये। आप खुद ही दिमाग से भी सोच सकते हो कि भाई जैसे एरिया अपनी खोज का बढ़ाते जाओगे तो डेफिनेटली आपको नई नई प्रजातियां मिलने की चांसेस भी, प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। तो क्या लिखोगे इनके लिए? अकॉर्डिंग टू हिम, इनके हिसाब से बेटा, मोर द एरिया एक्सप्लोर्ड, more is the area explored, more is the species discovered. करेक्ट? जितना तुम एरिया एक्सप्लोर करोगे उतनी ही तुम स्पीशीज को डिस्कवर भी करते जाओगे, राइट? बट अप टू अ लिमिट। ओके, अब इस रिलेशनशिप को इन्होंने एक ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट किया। अब इन्होंने एक इक्वेशन डिराइव की स्पीशीज और एरिया एक्सप्लोर्ड के बीच में। वो इक्वेशन क्या है? S इज इक्वल टू CA की पावर Z, जहां पे S स्टैंड्स फॉर स्पीशीज रिचनेस। इस सब चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। C इज द Y इंटरसेप्ट। जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको इंटरसेप्ट मिलेगा Y एक्सिस पे। A हो जाएगा हमारा एरिया एक्सप्लोर्ड एंड Z इज द स्लोप ऑफ द लाइन, जिसे हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। राइट? चलो, अब अगर इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को मुझे लॉग फॉर्म में लिखना होगा तो लॉग फॉर्म में कैसे लिखते हैं? इक्वल टू के दोनों तरफ लॉग डाल दो, मल्टीप्लीकेशन जहां पे है वहां पे प्लस साइन डाल दो, जहां पे एक्सपोनेंट है उसको एक डेटा नीचे लेकर आ जाओ। तो कैसे लिखोगे? लॉग S इज इक्वल टू लॉग C। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, इसको हटा के यहाँ पे प्लस लगा दो। लॉग A, अब A के ऊपर Z है, एक्सपोनेंट में है तो उसको A के नीचे साइड में लिख दो, ऐसे Z लॉग A, राइट? तो ये तुम्हारी लॉग फॉर्म में इक्वेशन हो जाएगी, ये तुम्हारी एक्सपोनेंट फॉर्म में इक्वेशन हो जाएगी। अब जिस फॉर्म में भी क्वेश्चन आए आप उसके हिसाब से डेटा लिख दो। अब मान लो अगर मुझे लॉग फॉर्म में इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करना हो तो y एक्सिस पे स्पीशीज रिचनेस लेंगे, x एक्सिस पे एरिया एक्सप्लोर्ड लेंगे। तो जब हम लॉग की इक्वेशन का ग्राफ निकालते हैं तो वॉन हम्बोल्ट ने सीधा सीधा बोला कि ये लाइन स्ट्रेट होगी, लीनियर होगी। तो जब लॉग की इक्वेशन का ग्राफ निकालोगे तो बेटा वो आप याद रखो, इसको हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हमें ग्राफ को प्लॉट करना है तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगी, कुछ इस तरीके से चांद के फॉर्म में बनेगा ग्राफ। दिस इज इक्वल टू CA की पावर Z, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फॉर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन फॉर लॉग इक्वेशन। सिंपल बात याद रखो, स्पीशीज एरिया
डिस्कवर्ड बढ़ाओगे, एरिया एक्सप्लोर्ड बढ़ाओगे, स्पीशीज डाइवर्सिटी भी साथ में बढ़ेगी। दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, बट अप टू अ लिमिट। क्यों? क्योंकि उसके बाद वही स्पीशीज दोबारा से रिपीट होना चालू हो जाएंगे। तुमको नई प्रजाति तो नहीं मिलेगी, तो तुम्हारी डिस्कवरी है वो रुक जाएगी, पर एरिया एक्सप्लोर्ड बढ़ता जाएगा। क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? इफ यस, देन लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब हमने देख लिया पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जरूरी है समझना इन स्पीशीज की इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी? क्यों हम इसके बारे में इतना पढ़ रहे हैं? क्यों हमें जानने की जरूरत है कि कितनी स्पीशीज अर्थ पे हैं, उनका काम क्या है, उनका कंट्रीब्यूशन, या क्यों हमें इनमें इतना इंटरेस्ट है? तो सीधा सीधा इसका जवाब है इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी। जितनी ज्यादा प्रजातियां होंगी, तुम्हारा इकोसिस्टम उतना ही स्टेबल माना जाएगा। तो जितनी ज्यादा स्पीशीज होंगी, उतना ही ज्यादा आपका इकोसिस्टम बेटा स्टेबल माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी जो है इकोसिस्टम की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब ऐसा क्यों? चलो ये तो मैम ने आपको बता दिया भाई कि स्पीशीज डाइवर्सिटी और स्टेबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पर ऐसा क्यों? तो हम देखते हैं सबसे पहले कि हम स्टेबिलिटी वर्ड से समझते क्या है, और फिर क्यों स्पीशीज डाइवर्सिटी अगर ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी पे वो सीधा इंपैक्ट करेगी। तो स्टेबिलिटी से आप क्या समझते हो? तो बेटा हम उसी इकोसिस्टम को स्टेबल मानते हैं जो थ्रू आउट द ईयर जिसकी प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट हो, मतलब हायर बायोमास प्रोडक्शन हो और उसमें ज्यादा वेरिएशन ना हो। ऐसा ना हो कि इस साल 140 बिलियन टन बन गया तो अगले साल 80 बिलियन टन बन पाया, उसके अगले साल 200 बिलियन टन प्रोडक्शन हो गया बायोमास का। नहीं, ये अनस्टेबिलिटी की निशानी है। प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास हाई होनी चाहिए और वो कंपैरेटिवली स्टेबल होनी चाहिए, मतलब एवरी ईयर एंड ईयर प्रोडक्शन ऑफ बायोमास शुड बी सेम। तो सबसे पहला स्टेबिलिटी हम इकोसिस्टम की चेक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। तो सबसे पहला हमारा पैरामीटर है बेटा बायोमास प्रोडक्शन, राइट? प्रोडक्टिविटी, हायर द प्रोडक्टिविटी, कांस्टेंट द प्रोडक्टिविटी, मोर इज द इकोसिस्टम स्टेबल। तो क्या लिखोगे इसके लिए? मोर एंड स्टेबल प्रोडक्टिविटी फेवर्स। स्टेबल की जगह बेटा वर्ड डाल सकते हो मोर एंड कांस्टेंट प्रोडक्टिविटी। हाई होनी चाहिए प्रोडक्टिविटी और ईयर टू ईयर वेरिएशन नहीं दिखाना चाहिए। प्रोडक्टिविटी फेवर्स इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। ठीक है, इसके बाद आते हैं बेटा दूसरे पैरामीटर पे। तो दूसरा पैरामीटर जो स्टेबिलिटी का है वो है कि भाई इकोसिस्टम रेजिस्टेंट होना चाहिए टू एनी कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन। ऐसा ना हो कि सुनामी आई और सारी तबाही मच गई, बल्कि इकोसिस्टम ऐसा होना चाहिए कि सुनामी को आने ही ना दे। इतना पहले से स्पीशीज रिच हो, इतनी स्टेबिलिटी हो इकोसिस्टम के पास कि सुनामी, अर्थक्वेक, क्लाउड बर्स्ट जैसी सिचुएशन अराइज ही ना हो, रेजिस्टेंट बना रहे। और दूसरा, अगर मान लो भाई रेजिस्ट नहीं कर पाया या फिर कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी और वो कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन आ चुकी है, तो अब हमारा इकोसिस्टम वही स्टेबल माना जाएगा जो उस सिचुएशन को फटाफट से ओवरकम करके फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो जल्दी से ओवरकम करने की पावर को रेजिलियंस कहते हैं, राइट? तो सबसे पहला इकोसिस्टम वो स्टेबल माना जाएगा जिसमें हाई बायोमास प्रोडक्शन है विद लेस टू लेस ईयर वेरिएशन। दूसरा,
जो कि रेजिस्टेंट है टू एनी चेंज। एनी चेंज मीन्स कोई भी कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन को हमारा इकोसिस्टम प्रमोट नहीं कर रहा। और अगर मान लो कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन अराइज हो गई, नेचर बहुत स्ट्रांग हो गया और कोई भी कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन अराइज हो गई, तो फटाफट से इकोसिस्टम उसको ओवरकम करे और फिर से स्टेबलाइज हो जाए, नॉर्मलाइज हो जाए, राइट। तो दूसरा पैरामीटर क्या है जिससे हम इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को चेक करेंगे? दूसरा पैरामीटर है बेटा हाई रेजिस्टेंस, मतलब पावर टू अवॉइड कैटास्ट्रोफ्स, ठीक। और तीसरा है हाई रेजिलियंस। हाई रेजिलियंस क्या होता है? हाई रेजिलियंस का बेटा मतलब सिंपल कि पावर ऑफ इकोसिस्टम टू ओवरकम। एक तो आने ना दो, आ गई मुसीबत तो फटाफट से उसको ओवरकम कर लो। सो पावर टू ओवरकम द कैटास्ट्रोफ एंड अगेन बिकम नॉर्मल, ठीक है। तो ये 3 पैरामीटर्स पे जो भी इकोसिस्टम खरा उतरेगा उसे हम स्टेबल मानेंगे। और ये तीनों पैरामीटर तभी साथ देंगे इकोसिस्टम के जब स्पीशीज डाइवर्सिटी हाई होगी। दे आर ओनली फेवरेबल व्हेन, क्या है बेटा? जब स्पीशीज डाइवर्सिटी हाई है। और इस बात का सबूत दिया था, इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था 2 साइंटिस्टों ने। इनके अलग अलग एक्सपेरिमेंट थे, एक था डेविड टिलमैन और दूसरा बंदा था पॉल एहरलिख, ठीक है। तो 2 बंदों ने इस बात की पुष्टि करी कि हाँ भाई, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी इन 3 पैरामीटर पे निर्भर करती है और ये तीनों पैरामीटर तभी पॉजिटिव होंगे जब स्पीशीज डाइवर्सिटी हाई होगी। तो एक एक करके दोनों को देखते हैं, डेविड टिलमैन ने क्या बोला और पॉल एहरलिख ने क्या बोला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेविड टिलमैन के एक्सपेरिमेंट, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट की। तो डेविड टिलमैन के एक्सपेरिमेंट का क्या नाम है? लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट, जिसमें इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने बस ऑब्जर्वेशन किया। क्योंकि देखो ये जो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी वाले जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे ना, ये सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। इसमें आपको कुछ लैब में जाके कुछ भी नहीं करना, कोई आपको क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट की मदद से कुछ भी नहीं करना। इसमें बस आपको इकोसिस्टम को एनालाइज करना है, ऑब्जर्व करना है और फिर अपनी थ्योरी प्रपोज करनी है, राइट। तो डेविड टिलमैन ने भी अपने इकोसिस्टम के एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया, देखो। तो डेविड टिलमैन ने लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसमें इन्होंने बेटा एक छोटा सा प्लॉट लिया, कुछ एक छोटा सा एरिया कंसिडर किया, राइट। और इस एरिया के बायोमास प्रोडक्शन को स्टडी किया। तो इन दिस एक्सपेरिमेंट he took a plot in which he studied, इन्होंने क्या इसमें स्टडी किया? इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। और इन्होंने क्या पाया फिर? इन्होंने बेटा पाया कि इस प्लॉट पे जितनी ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी थी, जितनी अलग अलग प्रकार की स्पीशीज थी, उतना ही हाई बायोमास प्रोडक्शन था और उतना ही कम हमारा इकोसिस्टम स्टेबल था, इतना ही ज्यादा हमारा इकोसिस्टम स्टेबल था, करेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखोगे इसमें? डेविड टिलमैन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम, जहां पर इन्होंने एक प्लॉट कंसिडर किया और फिर उस प्लॉट पे स्पीशीज डाइवर्सिटी के नंबर को मेंटेन किया और देखा कि जितनी ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी थी उतना ही हाई बायोमास प्रोडक्शन था और इकोसिस्टम मतलब ये प्लॉट उतना ही किसी भी कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन को रेजिस्ट भी कर पा रहा था, मतलब स्टेबल था, ग्रोइंग था और बेटर कंडीशन में था, करेक्ट।
तो क्या लिखोगे? ही टुक अ प्लॉट इन विच ही स्टडीड इकोसिस्टम स्टेबिलिटी वेयर ही फाउंड, इन्होंने क्या पाया? इन्होंने पाया कि वेयर ही फाउंड दैट मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी, more species diversity, more is the stability as biomass production is showing less year to year variation. Beta, as biomass production is showing less year to year variation. ठीक है, राइट। अब इसके अलावा एक और बंदा था पॉल एहरलिच, इन्होंने तो एक अलग ही ऑब्जर्वेशन करी। इन्होंने इकोसिस्टम या लैंड को नहीं देख के इन्होंने एक एरोप्लेन से इकोसिस्टम को कंपेयर किया। देखो इनकी थ्योरी बड़ी अमेजिंग है और समझने वाली भी है। तो चलो थोड़ा हम समझते हैं इस बात को। चलो पहले एक पेज ऐड करते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे भाई साहब पॉल एहरलिच की। इन्होंने थ्योरी दी जिसका नाम रखा रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट एंड पॉपर हाइपोथेसिस, ठीक, जिसमें रिवेट का मतलब होता है नट्स एंड बोल्ट्स। तुम्हें पता होगा अगर तुम कभी भी क्या कहते हैं किसी भी चीज को फिट करते हो तो उसमें नट लगाते हो, फिर उसको घुमा घुमा के उस सपोज मानो तुमको टीवी हैंग करना है दीवार पे, तो टीवी को कैसे हैंग करोगे? वॉल पे। नट्स बोल्ट्स की मदद से, पेचकस की मदद से उनको टाइट करोगे तभी तो टीवी तुम्हारा हैंग करेगा, राइट। तो रिवेट हो गए तुम्हारे वो नट्स एंड बोल्ट, पॉपर हो गए उनको या तो टाइट करना या लूज करना, ठीक, पेचकस की मदद से। तो पॉपरिंग हो जाती है। पॉपरिंग का क्या मतलब है? आइदर यू आर ओपनिंग द नट्स और यू आर टाइटनिंग द नट्स। और रिवेट्स क्या है? नट्स ही है। तो रिवेट का यहां पे मतलब है नट्स एंड बोल्ट। पॉपरिंग का मतलब है लूजनिंग देम, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया बेटा? इन्होंने पूरे के पूरे इकोसिस्टम को एक एरोप्लेन से कंपेयर किया। तो चलो हम भी कंपेयर करके देखते हैं। तो मान लो ये हमारा एरोप्लेन है, राइट। इस एरोप्लेन को इन्होंने किससे कंपेयर किया? साइड में लिख लेते हैं, इकोसिस्टम से, है ना। ओके। अब इस एरोप्लेन में क्या होता है? कॉकपिट होता है जिसमें पायलट की सीट होती है, पायलट बैठा होता है, और बाकी पूरा केबिन होता है जिसमें आप लोगों की सीट्स लगी होती हैं और आप लोग जाके इसमें बैठते हो, राइट। अब ये अच्छे से चले तुम्हारा एरोप्लेन, इसलिए इसमें विंग्स लगे होते हैं ताकि ये बढ़िया हवा में स्टेबली उड़ता रहे और चलता रहे, राइट, ठीक। तो ये हो गए हमारे विंग्स एरोप्लेन के। ये हो गई हमारी पैसेंजर सीट्स। अब सीट्स को एरोप्लेन से जोड़ने के लिए या विंग्स को एरोप्लेन से अटैच करने के लिए नट्स एंड बोल्ट्स का सहारा लिया होगा, ठीक। तो ये विंग्स के नट्स एंड बोल्ट्स हैं और ये सीट के नट्स एंड बोल्ट्स हैं, राइट। तो ये क्या है? दीज आर दी रिवेट्स ऑफ विंग्स एंड दीज आर द रिवेट्स ऑफ सीट। चलो ओके, वेरी गुड। अब तुम इस एरोप्लेन में उड़ के अपनी नानी के घर जा रहे हो, राइट। और अब तुम्हारा मन हुआ कि थोड़ा तुम शरारती बच्चे हो, तुम्हारा मन हुआ कि यार इतनी महंगी टिकट दे रहे हैं हम प्लेन की, पर इतना तो फायदा मुझे मिला नहीं, इतना तो मुझे मजा आया नहीं एरोप्लेन में। तो क्यों ना इस एरोप्लेन को डैमेज करते हुए चलते हैं कि इतना पैसा भी ले लिया और उतना मुझे मजा भी नहीं आया और 1 घंटे में छोड़ भी दिया, ठीक। तो अब तुम थोड़ी शैतानी दिमाग के हो और तुम्हें लगा कि चलो एरोप्लेन को डैमेज करके चलते हैं, कहीं इनका भी थोड़ा नुकसान करते हैं क्योंकि इतना पैसा इन्होंने हमसे खाया हुआ है। तो तुमने क्या किया? तुमने इस सीट पे लगे नट्स एंड बोल्ट्स को पॉपर खोल के तुम अपने घर ले आए। सिर्फ शरारती कहते ना वो क्या कहते हैं उसको,
तुम्हारा शरारती दिमाग है, जिसलिए तुमने क्या किया, इस सीट के नट्स को खोल के तुम अपने घर ले आए। ऐसी तुम्हें देखते देखते आगे वाला जो बंदा बैठा था, वो भी उसका खुरापाती दिमाग था, वो भी तुम्हें देख के ट्रिगर हो गया और उसने भी अपनी सीट के नट्स को खोल के वो अपने घर ले आया। चलो कोई बात नहीं, घर ले आए तो घर ले आए। अब होगा क्या, जब ये अगली बार एरोप्लेन उड़ेगा तो तुम्हारी सीट पे कोई और अब पैसेंजर आके बैठेगा। तुम तो अपने घर चले गए नट्स एंड बोल्ट्स लेके, पर अब जो अगला पैसेंजर आके उस सीट पे बैठेगा, क्या वो कंफर्टेबल फील करेगा? नहीं, क्योंकि जिस नट्स एंड बोल्ट्स की वजह से वो सीट अटैच थी, स्टेबल थी, वो तुम अपने घर ले गए। अब जब वो दूसरा बंदा उस सीट पे आके बैठेगा, तो जब प्लेन उड़ रहा होगा तो उसको तो बहुत ज्यादा शेकी शेकी फील होगा, वो अपनी जगह पे स्टेबल ही नहीं होगा और उसकी जो यात्रा होगी वो बेहद अनकंफर्टेबल होगी आपके खुरापाती दिमाग की वजह से। चलो, तो वो इंडिविजुअल की प्रॉब्लम हुई ना। तुम नट्स लेके गए तो तुम्हारी सीट पे आने वाले नए पैसेंजर को दिक्कत हुई, वो एक इंडिविजुअल लेवल की समस्या है। पर उससे क्या एरोप्लेन ने उड़ना बंद किया या पायलट के कॉकपिट में कोई प्रॉब्लम आई? नहीं, अभी भी एरोप्लेन तो उसी अच्छी तरीके से ही उड़ रहा था, स्टेबल ही था। पर बस क्या था, जो अंदर बैठे पैसेंजर्स थे वो थोड़े अनकंफर्टेबल थे, क्योंकि उनकी सीट हिल डुल रही थी, स्टेबल नहीं थी। अब मान लो कोई और बंदा है, वो बेहद खुरापाती है, उसका तो मन, उसका दिमाग बिल्कुल विनाशकारी है, और उसने क्या किया, उसने सोचा कि यार ये क्या छुटपुट नट्स निकालना, इससे तो एरोप्लेन को कोई नुकसान ही नहीं हो रहा है, इससे तो अंदर बैठे पैसेंजर को बस दिक्कत आ रही है। तो वो तीसरे पैसेंजर ने क्या किया, विंग्स के ही नट्स बोल्ट्स खोल के अपने घर ले गया। तो अब क्या होगा, जिन रिवेट्स की मदद से तुम्हारी विंग अटैच थी एरोप्लेन में, अब तुम वही अगर खोल के घर ले जाओगे तो विंग्स गिर जाएंगे। विंग्स गिर जाएंगे तो क्या अब दोबारा एरोप्लेन उड़ने लायक होगा? नहीं होगा। तो मतलब ये वाले जो रिवेट्स थे, जो विंग्स पे लगे थे, वो बेहद जरूरी थे एरोप्लेन की फंक्शनिंग के लिए। अब क्योंकि तुमने वो निकाल दिए तो ये एरोप्लेन बिल्कुल ठप हो गया, राइट। पर जो अंदर रिवेट्स लगे थे, जो सीट्स पे लगे थे, वो भी जरूरी हैं, पर वो इतने जरूरी नहीं थे जितने की विंग्स पे लगे रिवेट्स थे। तो यहां पर अब हमें क्या समझ में आया, इंपॉर्टेंस ऑफ एवरी स्पीशीज। नो डाउट डेविड टिलमैन की बात से ये तो हमें पल्ले पड़ गया कि स्पीशीज डाइवर्सिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी उतना ही ज्यादा बायोमास प्रोडक्शन होगा और उतना ही ज्यादा फिर हमारा इकोसिस्टम भी स्टेबल माना जाएगा। पॉल एहरलिच ने हर स्पीशीज का कंट्रीब्यूशन जस्टिफाई कर दिया कि ठीक है, माना हर स्पीशीज इंपॉर्टेंट है, पर उस इंपॉर्टेंस में भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कैसे? अब सारे नट्स एंड बोल्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक, सारी ही रिवेट्स इंपॉर्टेंट है, पर सीट में लगी रिवेट्स थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके निकलने के बाद भी एरोप्लेन तो उड़ रहा था ना, काम कर रहा था ना। पर जब तुमने विंग्स के नट्स एंड बोल्ट्स निकाल दिए तो वो विंग्स ही गिर गए। जो एरोप्लेन को उड़ना था अब तो वो उड़ ही नहीं सकता। तो मतलब विंग्स पे लगे रिवेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं, जिनके हटने की वजह से, जिनके एक्सटिंक्ट होने की वजह से इकोसिस्टम नामक एरोप्लेन नहीं काम करेगा बिल्कुल भी। और सीट्स पे लगे जो नट्स एंड बोल्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, पर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक दो के एक्सटिंक्ट होने पे एरोप्लेन काम ही ना करे। हाँ, लेकिन धीरे धीरे अगर सारे ही तुम सीट्स को ढीले कर जाओगे, तुम सारे पैसेंजर अगर सारे नट्स एंड बोल्ट्स ले जाओगे सीट के, तो इकोसिस्टम मतलब एरोप्लेन को दिक्कत आएगी। पर एक दो के मरने पे मतलब एक्सटिंक्ट होने पे इतना इकोसिस्टम को फर्क नहीं पड़ेगा। करेक्ट। तो पॉल एहरलिच के एक्सपेरिमेंट से हमें समझ में आया कि कौन सी स्पीशीज कितनी इंपॉर्टेंट है। विंग्स पे लगे रिवेट्स हो गए हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज, जिनके हटते ही इकोसिस्टम काम नहीं करेगा। सीट पे लगे रिवेट्स हो गए हमारे नॉट सो इंपॉर्टेंट या नॉर्मल स्पीशीज, एक दो जिनके जाने से इकोसिस्टम को फर्क नहीं पड़ा,
पर हाँ, अगर ये रेट ऑफ एक्सटिंक्शन कंटिन्यूड रहा और धीरे धीरे सारे ही स्पीशीज, छोटी मोटी प्रजातियां मरने लग गई, तो फिर जरूर एक दिन ऐसा आएगा कि इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी पे सीधा असर देखने को मिलेगा। करेक्ट। तो यहां एरोप्लेन किससे कंपेयर किया गया है? इकोसिस्टम से। दूसरा, रिवेट्स ऑफ सीड को कंपेयर किया गया है नॉर्मल स्पीशीज से, जिनके एक दो के घटने से एज सच इकोसिस्टम में फर्क नहीं आया। सो नॉर्मल स्पीशीज, नॉट सो इंपॉर्टेंट स्पीशीज, नॉर्मल स्पीशीज whose one or two extinction is not causing too much harm to the ecosystem, is not causing too much harm in the ecosystem। ठीक है, पर हाँ, अगर ये रेट हाई रहा तो जरूर फर्क आ जाएगा इन अपकमिंग फ्यूचर। और तीसरा है हमारा रिवेट्स ऑफ विंग। ये हो गई बेटा कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन स्पीशीज वो होती हैं जिनके मरने से, जिनके एक्सटिंक्ट होने से तुरंत ही इकोसिस्टम पे फर्क आएगा, उसकी फंक्शनिंग में डैमेज आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट स्पीशीज, नॉट सो इंपॉर्टेंट स्पीशीज, एरोप्लेनिक इकोसिस्टम। आई होप सबको पॉल एहरलिच की रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस क्लियर हो चुकी होगी। अगर हाँ, तो ये हो गया स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, जिसे हमने डायरेक्टली लिंक किया स्पीशीज डाइवर्सिटी से। अब तुम जान गए हो कि कितनी इंपॉर्टेंस है स्पीशीज डाइवर्सिटी की। अगर स्पीशीज डाइवर्सिटी नहीं होगी तो तुम्हारा इकोसिस्टम स्टेबल नहीं होगा। अब अगर इकोसिस्टम ही स्टेबल नहीं होगा तो मतलब वो रहने लायक नहीं रहेगा, और अगर इकोसिस्टम ही रहने लायक नहीं रहेगा तो तुम और हम कहाँ रहेंगे? हवा में रहेंगे या प्लैनेट, अर्थ प्लैनेट के अलावा मार्स या जुपिटर में जाके रहेंगे? नहीं ना। तो अब क्या जरूरी है? जरूरी है, जब हम समझ चुके हैं कि स्पीशीज डाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, अब तुम समझ गए ना कि स्पीशीज डाइवर्सिटी की तुम्हारी लाइफ में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब अगर तुम इस चीज को समझ चुके हो तो फिर उन कारणों को भी पहचानो जिनकी वजह से हम स्पीशीज डाइवर्सिटी का लॉस कर रहे हैं। क्योंकि जब तुमको कारण पता चल जाएंगे तो तुम उन कारणों पे काम करोगे और कोशिश करोगे कि उनको दोबारा मत दोहराओ, ताकि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को रोका जाए। राइट। तो इसीलिए अब हमारा अगला टॉपिक होगा कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। राइट। तो 4 सबसे बड़े कारण हैं जिनकी मेजरली वजह से हम बायोडाइवर्सिटी का लॉस झेल रहे हैं। इन 4 कारणों को मिला के बेटा हम इविल क्वाड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इविल क्वाड्रेट कहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इन 4 कारणों को हमने कंट्रोल कर लिया तो डेफिनेटली आने वाले समय में हमें स्पीशीज डाइवर्सिटी का लॉस बेयर नहीं करना पड़ेगा। हमारा इकोसिस्टम, हमारी अर्थ, हमारा नेचर स्टेबल हो जाएगा और रहने लायक जगह ये दोबारा से बन जाएगी। तो चलो जानते हैं वो 4 इविल क्वाड्रेट कौन कौन से हैं। सो देयर आर 4 major cause of destruction together known as बेटा evil quadrate। अब वो 4 कारण कौन कौन से हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है habitat loss and fragmentation। क्या है सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण? हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। इसको मैं आपको ओरली समझाती हूं एक एग्जाम्पल लेके अमेज़न जंगल का। अमेज़न ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जिसे हम लंग्स ऑफ द अर्थ के नाम से भी जानते हैं। क्यों लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं? क्योंकि ये जो जंगल है ना बेटा, ये हाईली रिच है बायोडाइवर्सिटी में।
यहाँ पे आपको भिन्न भिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े, जानवर, माइक्रोब्स, पेड़ पौधे सब मिलेंगे, जो हो सकता है दुनिया के बाकी कोनों में आपको देखने को ना मिल रहे हो। इतनी हाई स्पीशीज रिचनेस है, इतने ज्यादा पेड़ पौधे हैं कि दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान आपको पता है प्लांट्स CO2 को लेके O2 रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन फिर हम कंज्यूम करते हैं फॉर रेस्पिरेशन। तो हमारे लिए कौन सी गैस इंपॉर्टेंट है? ऑक्सीजन। तो उसका प्यूरिफिकेशन कौन कर रहा है? पेड़ पौधे। और सबसे ज्यादा पेड़ पौधे कहाँ है? इस जंगल में। तो सबसे ज्यादा प्यूरिफिकेशन कहाँ से हो रहा है? ऑक्सीजन, CO2 कंज्यूम करके ऑक्सीजन रिलीज कौन कर रहा है? ये जंगल। इसी वजह से इसे हम लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। लंग्स मतलब ये वो वाइटल ऑर्गन है जिसकी वजह से तुम्हारी अर्थ में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन्ड है। इतना जानने के बावजूद हम क्या करते हैं? हम इन जंगलों को अपने बेनिफिट के लिए काट देते हैं, पेड़ पौधों को काट देते हैं। क्यों? ताकि उन पेड़ पौधों से हम फिर लकड़ी इकट्ठा कर सकें, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के लिए, फूड के लिए, फाइबर के लिए, पल्प के लिए, मतलब लाखों कारणों की वजह से, इन शॉर्ट अपने इकोनॉमिक बेनिफिट की वजह से हम इन जंगलों को काट रहे हैं, इनका नाश कर रहे हैं। और धीरे धीरे इस अमेज़न जंगल का जो परसेंटेज ऑफ एरिया कवर है एवरी ईयर श्रिंक होता जा रहा है। तो अगर तुम पेड़ पौधे काटते जाओगे तो जो रेट ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन है, या जो रेट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 का जो कन्वर्जन है वो घटता जाएगा। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं फिर तुम्हारी अर्थ में CO2 का लेवल बढ़ेगा, ऑक्सीजन का लेवल घटेगा, अगेन मेकिंग इट अनफिट फॉर लिविंग। राइट? तो सबसे बड़ा कारण हैबिटेट लॉस का छिपा हुआ है डिफॉरेस्टेशन में। वी आर मर्सीलेसली किलिंग ट्रीज फॉर ह्यूमन इकोनॉमिक बेनिफिट। अपने स्वार्थ के लिए, टिम्बर लकड़ी के लिए ताकि अच्छी अच्छी फर्नीचर बना सके, और फाइबर के लिए ताकि अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकें, पल्प ताकि पेपर बना सके लिखने के लिए, मेडिसिनल वैल्यूज की वजह से, और भी कई सारे कारणों की वजह से हम इन जंगलों को काट रहे हैं। अब तुम जंगल, पेड़ पौधे तो काट देते हो, ठीक, तो पेड़ पौधों का तो जो लॉस हुआ वो हुआ, पर उन जंगलों में जो जंगली जानवर उन पेड़ पौधों के पीछे ही छिपे हुए थे, अब वो भी एक्सपोज हो जाते हैं, उनके पास भी रहने के लिए घर नहीं बचता। तो वो सारे जंगली जानवर उन जगहों से उठ उठ के ह्यूमन टेरिटरी में एंटर कर जाते हैं, तुम्हारे घरों की तरफ मुड़ जाते हैं, इस उम्मीद में कि हमारा घर तो नाश कर गए ये भाई साहब, चलो इन्हीं के घरों में अपना घर ढूंढते हैं। तो वहां हम क्या करते हैं? वहां उनका हम स्वागत करते हैं। तुम्हारे घर में अगर शेर घुस जाएगा तुम उसका स्वागत करोगे? नहीं, तुम तो डर जाओगे और तुम उसकी पोचिंग, हंटिंग कर दोगे और तुम उसको भी मार गिराओगे। तो पहले तो तुमने उस शेर चीते बेचारे का घर तुमने खराब कर दिया। कैसे? डिफॉरेस्टेशन करके। अब जब वो शेर चीता बेघर हो चुका है, वो एक्सपोज हो चुका है, उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची, तो अब जब वो तुम्हारी टेरिटरी में, ह्यूमन टेरिटरी में एंटर कर रहा है, तो हम सेल्फ डिफेंस का बहाना देके हम उन जानवरों की भी हत्या कर देते हैं, लीडिंग टू फर्दर एक्सटिंक्शन। करेक्ट? तो डिफॉरेस्टेशन से दो खतरे हैं, एक तो पेड़ पौधे तो मर ही रहे हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर कम हो ही रहा है, साथ साथ में मुफ्त में जंगली जानवरों की भी हत्या हो रही है। तो हम ओवरऑल देख सकते हो डिफॉरेस्टेशन की वजह से कितनी ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी का लॉस बेयर कर रहे हैं। तो अगर तुम इस स्पीशीज डाइवर्सिटी का लॉस नहीं चाहते हो, अगर तुम अपने अमेज़न जंगल को बचाना चाहते हो, तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड, ये नहीं कह सकते कि भाई करो मत डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटने ही पड़ेंगे अपने बेनिफिट के लिए, पर इतने मर्सीलेसली किलिंग मत करो, या फिर पेड़ काटो, अगर 10 पेड़ काटे तो कोशिश करो कि 20 लगाओ और उनकी देखभाल करो। तो डिफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन शुड गो हैंड इन हैंड। अब ठीक है, भगवान ने पेड़ पौधे हमारे लिए ही बनाए, अगर वो इतनी इकोनॉमिक वैल्यूज के हैं तो वो आपके बेनिफिट के लिए ही है, ठीक है, उसको यूज करो,
पर योर नीड शुड नॉट चेंज इनटू ग्रीड। अपनी जरूरतों को अपनी लालच में मत कन्वर्ट करो, क्योंकि जब जरूरतें लालच में बदल जाती हैं तब वहां आता है एक्सप्लॉइटेशन। आप नेचर का एक्सप्लॉइटेशन करोगे, नेचर कल को आपका एक्सप्लॉइटेशन करेगी। ठीक है, तो सबसे बड़ा कारण क्या है कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस का? ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। तो डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एक्सेसिव लॉस ऑफ, क्या लिखोगे? लीड्स टू एक्सेसिव लॉस ऑफ प्लांट्स, ड्यू टू विच wild animals also become homeless, and then gets mercilessly hunted by humans. राइट? तो इस चीज को कंट्रोल करो। इसका सोल्यूशन क्या है? डिफॉरेस्टेशन करो बट कंट्रोल्ड रेट में, और डिफॉरेस्टेशन के साथ साथ रिफॉरेस्टेशन की भी हैबिट डालो। राइट? तो ये हो गया पहला कॉज। दूसरा कॉज क्या है बेटा? पहले से ही दूसरा लिया गया है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेस। जो भी आपको मैं नीड और ग्रीड बोल रही थी वो यहां पे एप्लीकेबल है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसमें बस एक लाइन लिख लो, वेल सफिशिएंट है, वेल एक्सप्लेनेटरी है। व्हेन नीड चेंजेस इनटू ग्रीड, जब हमारी जरूरतें लालच में बदल जाएं तब शुरू होता है, मैंने क्या बोला, एक्सप्लॉइटेशन का सफर। मान लो घर में एक गाड़ी है, सफिशिएंट है, 2 मेंबर हैं, एक गाड़ी है, बहुत सही है, कोई जरूरत नहीं है, पर अब क्यों हमारे पास पैसा है, हमारे पास पावर है, तो हम अपने घर में एक और गाड़ी खड़ी करेंगे, 2 और गाड़ी खड़ी करेंगे, तो हम जाके एक और गाड़ी ले आते हैं। तो हमने एक और गाड़ी खड़ी कर ली। अब प्रॉब्लम क्या है? नीड थी एक गाड़ी की, ग्रीड हो गई 2 गाड़ी, तो हम गाड़ी खरीदो, क्या प्रॉब्लम है? गाड़ी बन रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, तो हम खरीदे, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है बेटा कि गाड़ी पानी पे नहीं चलती। कार रन्स ऑन फ्यूल एंड फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो काम एक घर का एक गाड़ी में हो सकता था, अब वही काम 2 गाड़ियों में होगा। 2 गाड़ियां मतलब डबल द फ्यूल। अब तुम फ्यूल पे प्रेशर डाल रहे हो। पेट्रोलियम, सीएनजी का हम अननेसेसरली ओवर यूज कर रहे हैं। एंड यू शुड नो दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो कि अगर आज हमने सस्टेनेबली यूज करना शुरू नहीं किया तो आने वाले जनरेशन्स को, हमारे बच्चों को लिटरली बैलगाड़ियों में चलना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज वी विल कंप्लीटली यूज ऑल दीज रिसोर्सेज, जिसकी वजह से आने वाली जनरेशन को इन रिसोर्सेज का एक्सेस मिलेगा ही नहीं। एंड देन दे विल हैव टू वॉक एंड ट्रैवल इन द बुलक कार्ट्स इटसेल्फ। करेक्ट? तो अगर आज हम नहीं सुधरे, अगर आज हमने अपनी नीड को ग्रीड में कन्वर्ट होने से नहीं रोका, और अगर हमने ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, फिर भले वो फ्यूल हो या पेड़ पौधे हो या जानवर हो, अगर हमने इनके यूज को, इन रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन को अगर हमने ओवर एक्सप्लॉइट किया, जरूरत जितनी है उतना यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब जरूरत से ज्यादा हम करते हैं तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर रहे, हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि आज ये सारे रिसोर्सेज हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। एंड वंस दीज रिसोर्सेज गेट्स ओवर, इनको रेप्लेनिश करने के लिए हजारों साल लग जाएंगे, जो कि हमारे पास नहीं है। एंड अल्टीमेटली इस ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से यू नेवर नो, योर अर्थ ऑल्सो कम्स टू एन एंड। ठीक? तो पर अगर हमें अपनी अर्थ को, मदर अर्थ को, इफ यू वांट टू सेव योर प्लैनेट, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे आने वाली जनरेशन्स को भी हाथी शेर दिखे, आम का पेड़, सेब का पेड़ दिखे, वो भी बेचारे गाड़ियों में चल पाए, तो प्लीज स्टॉप ओवर एक्सप्लॉइटिंग।
Make your parents understand कि what is the difference between need and greed. If you need one car, live with one car. कोई जरूरत नहीं है दूसरी तीसरी गाड़ियां खरीदने की. अगर एक घर से काम चल सकता है तो 2-3 घर बनाने की जरूरत नहीं है. उससे होगा क्या? यू आर जस्ट ऑक्यूपाइंग द लिमिटेड लैंड. हमारे पास बहुत लिमिटेड लैंड है और अगर हम अपने 4 घर बना लेते, सोचो हम एक ही घर में रह रहे हैं एंड बाकी 3 होम्स एज इट इज पड़े हैं, तो हमने किसी और के लैंड को, बिकॉज वी हैव मनी, तो जो लैंड किसी और को मिल सकता था पावर मनी की वजह से हमने वो बाय कर लिया. एज अ रिजल्ट ओवरऑल लैंड कम हो जाएगा. लैंड कम होने की वजह से प्राइसेस हाई हो जाएंगे और जो नॉट सो रिच पीपल हैं वो भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे एंड दे विल बी फोर्स्ड टू लिव इन स्लम्स. ठीक, तो हमें ओवर एक्सप्लॉयटेशन की बात को समझना पड़ेगा, इसे कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि हम भी खुशी से रहें और हमारे आने वाली जनरेशन भी खुशी से रहे और कोई भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस ना हो. करेक्ट. तो क्या लिखोगे इसमें? ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज. देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन need and greed of resources. Therefore, one should only go for need. One should always go for need. That is sustainable development. Need को बस फॉलो करो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, so that resources continues for long. And does not get extinct. ठीक है? Clear? Understood everyone? चलो, very good. Now, third evil quadrant is alien species invasion. Very very simple. अब होता क्या है इसमें? सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो हमारे खुद के देश में था. हमने ब्यूटी को प्रेफरेंस दिया और सुंदर सुंदर फूल पत्ती से हम अट्रैक्ट हो गए ऑफ आइकॉनिया. जलकुंभी, वाटर हाइसिंथ. जलकुंभी एक बेहद ही खूबसूरत फूल है और ये एक एक्वेटिक प्लांट है जो इंडिया का नेटिव नहीं है, मतलब भारत में नहीं पाया जाता था, पर इसको हमने इसकी खूबसूरती की वजह से बाहर के देशों से हमने इसको इंपोर्ट कर लिया. अब ये बन गया एग्जॉटिक स्पीशीज. एग्जॉटिक मतलब वो चीज जो नेचुरली हमारे देश में नहीं पाई जाती है. तो अब ये हो गए एग्जॉटिक स्पीशीज और इसकी सुंदरता को देख के हम ले तो आए और हमने अपने तालाबों में और नदियों में इसको छोड़ दिया. पर कुछ समय बाद ये एग्जॉटिक स्पीशीज जिसकी सुंदरता से हम अट्रैक्ट होके इसको हमने नदियों तालाबों में छोड़ दिया जगह जगहों पर, ये एक सरदर्द, एक मुसीबत बन गई. क्यों? क्योंकि ये एग्जॉटिक स्पीशीज दूसरी नेटिव स्पीशीज की कॉस्ट पे ग्रो करने लगी. मतलब ये तो फ्लरिश कर रही थी. वाटर हाइसिंथ जलकुंभी तो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था तालाब में, पर इसकी तेजी सी ग्रोथ की वजह से बाकी जो और प्रजातियां रह रही थी, जो नेटिव स्पीशीज थी उस तालाब की, उस नदी की, वो रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं कर पा रहे थे. अब वाटर हाइसिंथ, आइकॉनिया फटाफट से सारा न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, लाइट सब ट्रैप कर ले रहे थे और फ्लरिश कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे और वो सारा न्यूट्रिएंट्स खाए जा रहे थे जो दूसरी स्पीशीज के लिए था, जो बाकी नेटिव स्पीशीज के लिए था. और अब नेटिव स्पीशीज, क्योंकि एग्जॉटिक स्पीशीज हमेशा स्ट्रॉन्ग होती हैं. वाई? क्योंकि एग्जॉटिक स्पीशीज के प्रेडेटर्स नहीं होते. अब उस तालाब में जहां पे हमने जलकुंभी को डाला वो बिल्कुल शेर बन गया, वहां का वो राजा बन गया. क्यों? क्योंकि उसको किसी का डर ही नहीं था, एज उसके कोई भी कॉम्पिटिटर और ना ही उसका प्रेडेटर उस तालाब में था. तो सोचो अगर मेरा कोई कॉम्पिटिटर ना हो, मुझे किसी से खतरा ना हो, तो मैं बिल्कुल से वो नहीं बन जाऊंगी कि हाँ अब तो पूरी दुनिया मेरी है, मैं तो दुनिया को मुट्ठी में कर लूंगी. तो वही बात जलकुंभी के साथ हो गई. इसको हमने नदी में डाला अच्छा समझ के, पर ये तो वहां का शेर बन गया, क्योंकि ना इसका वहां पे कोई नेचुरल प्रेडेटर था और ना इसका कोई कॉम्पिटिटर था. कॉम्पिटिटर कैसे हो?
क्योंकि ये तो हमने खुद से लाए हैं, तो इसके कॉम्पिटिटर तो इसके देश में रहे होंगे। अब तो तुमने उसका देश ही बदल दिया, धर्म बदल दिया, सब बदल दिया, तो अब वो तो बिल्कुल ही फ्री है। तो ये जलकुंभी तेजी से ग्रो करने लग गई। अब ये तो चलो ग्रो कर रही है, पर जो बाकी नेटिव स्पीशीज, जो और प्रजातियां थी उस तालाब में, उनका तो कंपटीशन भी उसी तालाब में, उन्हें तो उससे भी बचना है, प्रेडेटर से भी बचना है, और जलकुंभी से फाइट भी करनी है न्यूट्रिएंट्स को खींचने के लिए। तो इतना सारा नेटिव स्पीशीज नहीं कर पा रही थी, एंड दे स्लोली एंड स्टेडली स्टार्टेड डाइंग। तो एक प्रजाति बस ग्रो कर रही है, उसके चक्कर में 4 मर गई, तो क्या फायदा हुआ? ओवरऑल तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो गया। तो इसीलिए एलियन स्पीशीज इन्वेजन भी एक प्रकार का कॉज है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। इसीलिए ये काम भी हमें नहीं करना चाहिए, या करो तो बहुत ध्यान पूर्वक करो कि कहीं एग्जॉटिक स्पीशीज नेटिव स्पीशीज को खाना ना शुरू कर दें। ठीक, क्लियर? तो इसमें क्या होता है, क्या लिखोगे? When exotic species बेटा grows at the cost of native species, as a result, जिसकी वजह से native species do not survive and gets extinct. As a result, native species do not survive और क्या हो जाती हैं? एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। क्लियर? एग्जाम्पल वाटर हाइसिंथ आइकोनिया का हो गया, लैंटेना कैमरा, पार्थीनियम, और एक अफ्रीकन कैटफिश का भी एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। तो वो सारे एग्जाम्पल्स बेटा आपको पढ़ने होंगे। ये देखो, रीड इट। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। यू मस्ट बी फेमिलियर द इन्वायरमेंटल डैमेज कॉज्ड बाय to our native species by Parthenium, Lantana camera, water hyacinth, etc. सबसे recent illegal introduction of African catfish Clarius for aquaculture purposes posing threat to the indigenous or native catfishes in our river. तो ये सारे आपको एग्जाम्पल्स इसके याद रखने होंगे। कोई सा भी एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, या फिर आप अपना अगर बोर्ड्स दोगे तो उसमें एग्जाम्पल कोट करोगे तो डेफिनेटली योर आंसर विल गेट मोर वेटेज, राइट? चलो, चौथा और आखिरी कॉज है बेटा को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन का क्या मतलब है? साथ जिएंगे साथ मरेंगे। आपने म्यूचुअलिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था, राइट? इससे लास्ट टू लास्ट चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में मैम ने आपको और क्या पढ़ाया था? एक पॉपुलेशन इंटरैक्शन पढ़ाया था, म्यूचुअलिज्म, जिसमें क्या था? जिसमें यह था कि दो प्रजातियां अलग अलग हैं, पर वो दोनों एक दूसरे पे इतना निर्भर करते हैं कि अगर उसमें से एक प्रजाति भी एक्सटिंक्ट हो गई तो दूसरी अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाएगी इन द एब्सेंस ऑफ द फर्स्ट वन। जैसे एग्जाम्पल फिग वैस्प। तो अंजीर का पौधा पॉलिनेशन के लिए फिग वैस्प नामक कीड़े पे निर्भर करता है, राइट? इसके अलावा फिग वैस्प के अलावा कोई भी दूसरा कीड़ा मकोड़ा या कोई भी दूसरा जानवर अंजीर के पौधे को पॉलिनेट नहीं कर सकता। वैसे ही वो जो फिग वैस्प है वो सिर्फ और सिर्फ अंजीर के फूल के अंदर ही अपने अंडे दे सकता है, उसके अलावा इसे कोई दूसरी जगह ही नहीं पता। तो मान लो अगर कल को अंजीर का पौधा पूरी तरीके से हमारी दुनिया से नष्ट हो जाए तो क्या होगा? ये जो हमारे कीड़े मकोड़े हैं, जो फिग वैस्प है, अब ये अंजीर के नष्ट होने की वजह से अब इनको पता ही नहीं है कि हमें अंडे देने कहाँ हैं। दे डोंट हैव सेफ प्लेस टू ले एग। अब जब तक ये अंडे नहीं देंगे, इनके नई ऑफस्प्रिंग, इनकी नई जनरेशन नहीं आएगी, तो धीरे धीरे करके इनकी प्रजाति भी नष्ट हो जाएगी। वैसे ही वाइसी वर्सा देख लो, मान लो ये फिग वैस्प नामक कीड़ा बिल्कुल धरती से एक्सटिंक्ट कर गया। अब इसके एक्सटिंक्ट होने की वजह से
जो अंजीर का फूल है वो अपने आप को पॉलिनेट ही नहीं कर पाएगा। जब तक पॉलिनेशन ही नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन और आगे का प्रोसेस, सीड वीड कैसे बनेंगे, और जब तक ये सीड नहीं बनाएंगे इनकी जनरेशन कैसे आगे जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस कारणवश ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो देखो, हुआ कोई एक प्रजाति एक्सटिंक्ट, या तो पौधा एक्सटिंक्ट कर गया या कीड़ा एक्सटिंक्ट कर गया, पर उसके एक्सटिंक्ट होने की वजह से दूसरा अपने आप एक्सटिंक्ट कर गया। तो ये क्या था, साथ जिएंगे या साथ मरेंगे। तो अगर कीड़ा निकल लिया, पेड़ पौधे अपने आप निकल जाएंगे, या पेड़ पौधे निकल लिए तो कीड़ा अपने आप निकल जाएगा। इससे बोलते हैं को एक्सटिंक्शन। करेक्ट। तो ध्यान रखो कि अगर भाई कोई दो ऑर्गेनिज्म म्यूचुअली एसोसिएटेड है और अगर उसमें से कोई एक एक्सटिंक्ट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली द अदर मेंबर वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ द फर्स्ट मेंबर। करेक्ट। तो क्या लिखोगे को एक्सटिंक्शन में, टू म्यूचुअली डिपेंडेंट स्पीशीज in case of in two mutually dependent species, if one gets extinct, comma, another will automatically won't सर्वाइव। इसमें तुम किसी भी म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल डाल सकते हो, लाइकन्स, माइकोराइजा, फिगवास, कोई सा भी। करेक्ट। आई होप सबको चारों कॉज समझ में आ चुके होंगे एक्सटिंक्शन के। अगर हाँ, तो अब हम आगे बात करते हैं और बात करते हैं, भाई कॉज पता चल गए, तो अब इन कॉज को कंट्रोल करो, बायोडाइवर्सिटी के लॉस को रोको और इकोसिस्टम को स्टेबल बनाओ। तो अब कैसे रोके, तो व्हाट आर द वेज टू कंट्रोल बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो दो बड़े बड़े कारण हैं जिसकी मदद से तुम अपनी बायोडाइवर्सिटी के लॉस को रोक सकते हो। तो अगली हेडिंग है मेथड्स टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। राइट। और हमारे पास दो मेथड्स हैं। कौन कौन से बेटा वो दो मेथड्स हैं, एक तो है इन सिटू कंजर्वेशन और दूसरा है एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू का बेटा मतलब होता है ऑन साइट कंजर्वेशन, मतलब पेड़ पौधों को उन्हीं के नेचुरल हैबिटेट में रख के उनको प्रोटेक्ट करो। सरकार ये काम करेगी, जैसे सेंचुरीज बना के, बायोस्फीयर रिजर्व्स बना के, सेक्रेड ग्रोव्स बना के, नेशनल पार्क्स बना के, एक्सेट्रा। क्या करते हैं, पेड़ पौधों को, जानवरों को उन्हीं के घर में रखते हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट में रखते हैं, पर बाउंड्री बना देते हैं। बाउंड्री बनाने का मतलब है ये क्लियर कर देती है सरकार कि अगर इसके अंदर कोई भी डिफॉरेस्टेशन जैसी हरकत करी, कोई भी हंटिंग पोचिंग जैसी हरकत करी तो जुर्माना लगेगा, जेल होएगी, वगैरह वगैरह। और सरकारी ऑफिशियल्स बैठाल देते हैं उस जंगल के आसपास या उस एरिया के आसपास की भाई ध्यान रखो कि कोई भी इंसान यहाँ पे हंटिंग पोचिंग या डिफॉरेस्टेशन जैसी क्रिमिनल एक्टिविटीज को ना कर पाए। तो जब हम किसी भी स्पीशीज को उनके खुद के घरों में रह के प्रोटेक्ट करते हैं, उससे बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन या ऑन साइट कंजर्वेशन। दैट इज प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ इन देयर ओन नेचुरल हैबिटेट। कहीं और नहीं ले जाना पड़ रहा है। प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ इन देयर ओन नेचुरल हैबिटेट। ठीक है। So this on site is protecting wildlife in their own natural habitat। जैसे एग्जाम्पल नेशनल पार्क्स बना दिए। भारत में तकरीबन 90 नेशनल पार्क्स हैं जहां पे हम अलग अलग जानवरों को, पेड़ पौधों को कंजर्व कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं और बचा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को। बायोस्फीयर रिजर्व, तकरीबन 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं।
सैंक्चुरीज, सेक्रेड ग्रोव्स एक्सेट्रा। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं किसके? इन सिटू कंजर्वेशन के। अब बात करते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन, एक्स मतलब अवे फ्रॉम द साइट। अब मान लो कोई एक जंगल था, वहां पे आग लग गई। अब वो आग लगने की वजह से वो जंगल पूरा नाश हो गया, ज्यादातर वाइल्ड लाइफ मर गई। पर अब जो बची है, अगर उसको तुम वहीं पे छोड़ दोगे रहने को, तो वो बची हुई भी आने वाले समय में मर जाएगी। तो तुम्हारी ड्यूटी क्या बनती है? क्योंकि उनके खुद के नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जंगल में आग लगने की वजह से वो पूरा जंगल नाश हो चुका है, मतलब वहां के जानवरों के लिए वो हैबिटेट अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो तुम अब क्या करोगे? उनको वहीं छोड़ दोगे तो वो भी मर जाएंगे भूख प्यास पानी से। तो तुम उन जानवरों को, पेड़ पौधों को वहां से हटा के एक नए एरिया में लाके कंजर्व करोगे। तुम एक नया एरिया बनाओगे जहां पे उन पेड़ पौधों को, जानवरों को लाके रखोगे, उनको वही नेचुरल कंडीशंस प्रोवाइड करोगे जो खुद उनके घरों में थी, और फिर वहां रख के तुम उनको प्रोटेक्ट, कंजर्व कराओगे। इसे बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। इसमें बेस्ट एग्जाम्पल है जू का। जू में क्या होता है? जानवरों को उनके खुद के नेचुरल हैबिटेट से ला ला के एक नई जगह पे रखा जाता है, और वहां पे उनको वही कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं, उसी हिसाब से भोजन दिया जाता है जिस हिसाब से उनको नेचुरल हैबिटेट में मिल रहा होता है, और वहां रख के उनको कंजर्व, प्रोटेक्ट किया जाता है, और उनसे रिप्रोडक्शन भी करवाया जाता है ताकि उनके नंबर को हम बढ़ा सकें, मेंटेन कर सके। बोटैनिकल गार्डन, सीड बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सब अलग अलग, वाइल्ड लाइफ सफारीज, ये सब एक्स सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल्स हैं। तो क्या हो जाएगा? सिंस द नेचुरल हैबिटेट्स आर डिस्ट्रॉयड, क्योंकि नेचुरल हैबिटेट तो खुद तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, देयरफॉर वाइल्ड लाइफ इज शिफ्टेड टू अ न्यू एरिया where similar conditions are provided। ठीक है, जहां पे उनको हम वही कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। और इसमें एग्जाम्पल्स आपको मैंने बता दिए हैं, आप अपनी टेक्स्ट बुक से भी इसके एग्जाम्पल्स के लिए रेफर कर सकते हो। आई होप सबको मेथड्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी भी समझ में आ चुकी होगी। ठीक, अब एक लास्ट और छोटू सा टॉपिक बचा है, नेक्स्ट 10 मिनट्स के लिए ध्यान से सुनो। वाई शुड यू कंजर्व? अब खैर तुम इसका जवाब जानते हो कि वाई यू शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि भाई इसी में ही हमारा जीवन है। अगर हमने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व नहीं किया, अगर हमने मर्सीलेसली किलिंग को फॉलो किया, तो डेफिनेटली इसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। अर्थ विल बिकम हाईली अनस्टेबल, ज्यादा कैटास्ट्रोफ्स आएंगे, ज्यादा सुनामी और क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड जैसी सिचुएशन आएगी, और हमें ही रहने में यहाँ पे तकलीफ होगी। तो इस वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी को एक बार जरा फिर से साइंटिफिकली देख लो। तो हमने 3 बड़े कारणों में बांटा है वाई शुड यू कंजर्व योर बायोडाइवर्सिटी। वो बेटा 3 बड़े कारण हैं। नैरो यूटिलिटी मींस नैरो यूटिलिटेरियन, दूसरा ब्रॉड यूटिलिटी, द ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, और तीसरा एथिकल रीजंस। एथिकल मतलब मॉरल ग्राउंड्स। ठीक है, तो देखो तुम्हें बेटा नेचर कहती है कि मुझे बचाओ, धरती कहती है मुझे बचाओ, क्योंकि मेरी वजह से ही तुम्हें भोजन मिलता है, तुम्हें पहनने के लिए कपड़े मिलते हैं, तुम्हें घर बनाने के लिए लकड़ी मिलती है, तुम्हें चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी मिलती है, तुम्हें मेडिसिनल इंपॉर्टेंस मिलती है। मतलब सारा नेचर कहती है कि भाई मुझे बचाओ, क्योंकि मैं तुम्हें
मैं ही कारण हूं तुम्हारे इनकम के सोर्स का। अब मान लो कोई केमिस्ट है, तो केमिस्ट दवाइयां बेच रहा है, दवाइयां कहाँ से आ रही हैं? जानवरों से या पेड़ पौधों से, मतलब मदर अर्थ से आ रही है। खाना खाते हो, फूड, सारा का सारा नेचर से आता है। कपड़े पहनते हो, सारा का सारा नेचर से आता है। दवाइयां बनाते हो, सारा का सारा नेचर से आता है। घर बनाते हो, लकड़ी, सारा का सारा नेचर से आता है। तो नेचर कहेगी कि भाई मैं तुम्हें इतने सारे रीजंस दे रही हूं पैसा कमाने के, इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए, तो कम से कम इस कारण से ही मुझे बचाओ। तो इसे बोलते हैं नैरो यूटिलिटी। Narrow utility means nature is giving us so many reasons to earn money in the form of food, timber, fiber, cloth, etc. Then we should conserve nature. Therefore, we should conserve nature. तो क्या लिखोगे इसके अंदर? Nature is a reason for many economic benefits. जैसे फॉर एग्जाम्पल फूड, फाइबर, टिम्बर, पल्प, पेपर बनाने के लिए, फिर उसके बाद तुम्हारा मेडिसिन, फर्नीचर, सब कुछ तो भाई तुमको पेड़ पौधों से ही मिल रहा है, जानवरों से मिल रहा है। तो बचाओ ना, इतने इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहे हैं। फिर नेचर कहती है कि ठीक है, तुम पैसा भी मुझसे कमा रहे हो और जीने के लिए जो तुमको पानी चाहिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, घर बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, ये सब भी तो तुम मुझसे ही ले रहे हो। आज अगर नेचर में ऑक्सीजन नहीं होती, पीने के लिए पानी नहीं होता, धरती में मिट्टी नहीं होती क्रॉप उगाने के लिए, तो क्या हम अर्थ पे रह सकते थे? नो। तो नेचर कहती है मुझे बचाओ, क्योंकि मैं तुम्हें ना सिर्फ पैसा कमाने का रीजन दे रही हूं, पर मैं तुम्हें अर्थ पे रहने का भी रीजन दे रही हूं। बाय गिविंग यू, बाय प्रोवाइडिंग यू सीनिक ब्यूटी, बाय प्रोवाइडिंग यू प्योर ऑक्सीजन टू ब्रीद इन, बाय प्रोवाइडिंग यू गुड हेल्दी वाटर टू ड्रिंक। तो ये सारी आएंगे रीजंस अंडर द कैटेगरी ऑफ ब्रॉड यूटिलिटेरियन। तो क्या लिखोगे ब्रॉड यूटिलिटेरियन के लिए? apart from economic benefits, apart from economic benefits, nature is also giving us pure air to breathe, healthy water to drink, nature scenic beauty to enjoy and live in, etc. तो इन सब कारणों की वजह से भी हमें नेचर को कंजर्व, प्रोटेक्ट करना चाहिए। और अब नेचर कहती है आखिरी में कि भाई पैसा भी मुझसे कमा रहे हो, जी भी मेरी वजह से रहे हो, तो क्या तुम्हारे खुद के इंसानियत नहीं कहती, तुम्हारे खुद के मॉरल ग्राउंड्स नहीं कहते कि भाई मुझे बचाओ? एथिकल ड्यूटी भी तो कुछ बनती है। तो एथिकल ड्यूटी हो गया मतलब मॉरल ग्राउंड्स। When nature is giving you so much in the form of money, in the form of reasons to live in, so now it is your duty to protect and conserve your mother earth and make it a better place to live. Right? Yes or no? I hope सबको ये सारी बातें बिल्कुल ही चैप्टर यहाँ तक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। तो बस अब इससे जुड़े हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। प्लीज डू प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चंस एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आपका होमवर्क होगा भाई, आपको पता है आपके पास अपनी जुड़ी हुई डीपीपीज हैं, तो उनको सॉल्व करिए। आपके पास आपके मॉड्यूल्स हैं, उनको सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए और मिलते हैं अपने अगले वन शॉट में। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।